आप सभी लोगों का स्वागत है अ, हज़ार का प्रहार सीरीज़ में। इसका हमारा बेसिक आइडिया जो था सीरीज़ का, वो ये था कि हम आपको ये समझा पाएँ कि आपको क्या गलती करनी है, जो आप करने वाले थे और वो गलतियों से आपको कैसे बचाना है। देखो, अगर हम शुरुआत करें किसी भी चीज़ की या अगर हम पढ़ाई की शुरुआत करें, तो अभी हमें शुरू से ये एक चीज़ बताई गई है सबके द्वारा कि मेहनत करो, तो आपका काम हो जाएगा। कि मेहनत एकमात्र विकल्प है आपके पास, आपका काम हो जाएगा और ये बात बहुत सही है, लेकिन अधूरी है। अधूरी कैसे है? कि अगर आप मेहनत करते हो सही रास्ते पे जाकर, तभी आपका काम होता है। मेहनत का ये मतलब नहीं होता कि आप पत्थर खोदना शुरू कर दें, पत्थर उठा के मारना शुरू कर दें, वो भी मेहनत है। मेहनत का तात्पर्य है कि आपको उचित रास्ता पता हो। उचित रास्ता कैसे पता लगेगा? उसको पता करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को करने के। पहला चीज़ तो वो, जो सब कर रहे हैं, है ना? जो नॉर्मल है बहुत बड़ा। जैसे कि हर कोई सुबह उठ के मुँह धो रहा है, ब्रश कर रहा है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ब्रश रात को करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम आस-पास लोगों को देखते आए हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ, सुबह उठ के ब्रश करोगे तो चलेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपना रास्ता खोज लो। जो आपको जिस रास्ते पर जाना है, आप उसका रास्ता स्वयं बनाओ। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट मानने पड़ते हैं। एफर्ट का मतलब समझते हो? बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है। आपको काफ़ी चीज़ें खुद से खोजनी है। अब आपको ये भी ट्राई करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा था, वो सही था या नहीं, उसको समझना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में जब हम इस टेस्ट सीरीज पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसी चीज़ को करेंगे कि हम अपने रास्ते को खुद बनाएँगे पहली बात तो। हम का मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा से सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बना चुका हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। उससे 2 फ़ायदे होंगे आपको, अगेन ये चीज़ें करने से। पहला फ़ायदा तो ये होगा आपको कि आप जीवन में अब दोबारा जब भी किसी एग्ज़ाम को देखोगे, तो उसकी प्रिपरेशन जब आप शुरू करना चाहोगे ना, कि मुझे भाई इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेके ग्रुप डी रेलवे तक का, तब आपकी अप्रोच टोटली बदल चुकी होगी। और दूसरा आपका एफर्ट ये होगा कि अब आपको जितना टाइम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में लगना था, उसका 25% टाइम ही आपको लगेगा। उसका रीज़न क्या है कि आप एग्ज़ाम में फेल क्यों होते हो? एग्ज़ाम में फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न आपका है कि आपके नंबर कम आते हैं, है ना? नंबर कम आए तो आप एग्ज़ाम में फेल हो गए और नंबर क्यों कम आता है? क्योंकि क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन गलत, नंबर कम, एग्जाम में फेल। और क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? कॉन्सेप्ट की सही समझ नहीं होती आपको। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्वेश्चन गलत होने का कि आपसे कुछ सिली मिस्टेक हो जाए। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है क्वेश्चन गलत होने का कि आपको पता ही नहीं था कि वो क्वेश्चन आने वाला है, वो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। इसी पूरी प्रक्रिया में जब हम हजार का प्रहार सीरीज लेखपाल के लिए करेंगे, और देखिए ये सीरीज होगी तो सबके लिए, लेकिन हमने इसको लेखपाल के लिए मॉडिफाई किया है। लेखपाल के लिए मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? हमने लेखपाल को प्रायोरिटी पे रखा है कि लेखपाल एग्जाम में जो मैं भी करने वाला हूं उसकी प्रायोरिटी रहे। हर एक वीडियो को हर एक टॉपिक के लिए डिटेल एनालिसिस के साथ हम आपको देने वाले हैं और उसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये दिक्कत हो सकती है और बेस्ट वे प्रैक्टिस करने का क्या होता है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इसमें, इससे पहले कि हम शुरू करें। टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। आप जाओ, सर्च करो लेखपाल टेस्ट सीरीज, बहुत मिलेगी आपको। वो क्या करते हैं? उनका पहला काम आपको देने के लिए क्या है कि वो आपको क्वेश्चन देंगे। वो आपको क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन देने के बाद आप उनकी सोल्व करो। अगर आप सोल्व कर पाए इसका मतलब आपको चीजें याद हैं। अगर आप सोल्व नहीं कर पाए इसका मतलब आपको चीजें याद नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। अब तक की आंसर की जो भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है। जो हजार का प्रहार है, पहली बात ये उन टेस्ट सीरीज की तरह हमने नहीं बनाई कि आप जाओ क्वेश्चन को सोल्व करो, जो क्वेश्चन गलत हो गए उनके कॉन्सेप्ट पढ़ो और समझ के अपना काम खत्म कर लो, नहीं। इसका दूसरा तरीका है। वो तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना ये होगा कि आपकी खुद की प्रॉब्लम कहां पर है। भाई मान लेता हूं मैं हूं एक्स और मेरा इशू क्या आ रहा है, मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, मेरी इशू कहां पर है, मुझे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है? जब मैं इस इशू को आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे किस पॉइंट पे ज्यादा दिक्कत होती है, तब मैं सबसे पहले उस पॉइंट पर काम करूंगा। जब आपको खांसी होती है, तब आप खांसी की दवाई लेते हो अपने फेफड़ों को ठीक करने के लिए, अपने लंग सिस्टम को ठीक करने के लिए। क्या आप उसके साथ पैर के दर्द की दवा लेने शुरू कर देते हो? नहीं करते ना। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा किसी भी टॉपिक के लिए। आप स्पेसिफिक हो कैसे सकते हो? आप स्पेसिफिक होने के भी आपके पास दो तीन रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता यह है कि आप वन बाय वन ट्राई करो। वन बाय वन ट्राई करो कि मुझे गलती कहां हो रही है, मैं किस टॉपिक पे गलत कर रहा हूं। आपके पास 100 टॉपिक है, 100 के 100 टॉपिक पकड़ो, वन बाय वन ट्राई करो कि मेरी गलती कहां हो रही है। ठीक है? ये आपने अब तक किया है। प्री टेस्ट में जो भी मैंने टीटी टेस्ट लिए थे और एफटी टेस्ट लिए थे आपके लेखपाल में, उन सब में आपने ये सब कुछ किया है। आपने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया है। जो आप में से जितने भी लोगों ने ये हजार का प्रहार सीरीज ली है, तो मैं देख रहा था अधिकतर जो सीरियस कैंडिडेट थे लगभग सबने ले ली है। जो कैंडिडेट अब तक जिन्होंने ले लिया है पर उन्होंने ये टेस्ट नहीं अज्यूम करे थे, तो उनको कोई इशू नहीं है। इस पूरी टेस्ट सीरीज में हम उनको वैसे भी उस अप्रोच से करेंगे कि आपको उसको वो जरूरत महसूस नहीं होगी, पर अगर आपने करा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है? दूसरा तरीका स्पेसिफिक होने का ये हो सकता है अपनी प्रॉब्लम पता लगाने का, कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ूं पहले तो, उस सिलेबस को पढ़ के ज्यादा जाऊं और टेस्ट दूं, और टेस्ट देने के बाद देखो कि मेरे किस टॉपिक में गलत हो रहे हैं। कभी भी पता नहीं लगेगा।
इस अप्रोच से जाओगे कभी समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे किस टॉपिक में गलती है, और सबके सब यही अप्रोच अपना रहे हैं। इसी वजह से आपको बार बार असफलता मिलती है और बार बार आप परेशान होते हो। नाउ ये तो मैंने बात बता दी आपको आइडेंटिफिकेशन की कि टॉपिक बाय टॉपिक। इसीलिए जो हजार का प्रहार सीरीज है हमारी, ये तो क्वेश्चन के टाइप हैं, आगे चलते हैं, यहाँ समझाता हूँ आपको। जो हमारी हजार का प्रहार सीरीज है, इसमें मैंने ये नहीं किया कि ठीक है पूरा का पूरा टेस्ट दे दिया आपको बना के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं। इसमें हम पहली बात है कि टॉपिक वाइज जाएंगे। टॉपिक वाइज जाने का मतलब क्या है कि सिलेबस है, सिलेबस दिया हुआ है हमें कमीशन ने, हम सिलेबस को खोलेंगे और खोलने के बाद जितने भी उसमें टॉपिक मेंशन होंगे उन सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो ये तो हम टीटी में पढ़ चुके हैं, इसमें नया क्या होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम उसको 3 से 4 एंगल पे देखेंगे जहां से नए सवाल बन सकते हैं। और वो एंगल कौन सा, मेरे ख्याल से आपको ये रेड पेन चुभेगा आंखों में, ये मैं ब्लू यूज करता हूँ। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे, वो एंगल कौन कौन से होंगे, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि जब भी आप किसी चीज को तैयार करोगे तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि मेरी तैयारी करते हुए मेरी कमी कहाँ आ सकती है। और वो कैसे पता लगेगा, अगेन यहाँ पे इस चीज से आपको पता लगेगा। अब आपसे आपको अपने पॉइंट वाइज भी समझ में आ रहा है और अपनी कमियां भी समझ में आ रही है। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तब आप अपने आप को उस स्थिति पे लेकर आते हो जहां पर आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हो। अब आपकी कमियां दूर हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक है टॉपिक। अब उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 3 से 4 चीजें होना जरूरी है। पहली चीज क्या है, आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको क्या करेगा, सिलेबस आपके ऊपर एक लिमिट लगाएगा। लिमिट मतलब क्या आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस आपको ये बताएगा। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास उसके सोर्स होना चाहिए। अब वो सोर्स क्या हो सकता है, वो सोर्स बुक्स भी हो सकती हैं और वो सोर्स हो सकते हैं आपके क्वेश्चन पैटर्न भी हो सकता है। तीसरी आपके पास जो चीज होनी चाहिए उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको कहां से मिलेगी, वो आपको सोर्स से मिल सकती है, बुक से मिल सकती है, क्वेश्चन पैटर्न से नहीं मिलेगी, वो आपको बुक से मिलेगी। और तीसरी और सॉरी चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए और जिसके बिना आपका कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको पास एक प्रिडिक्शन होनी चाहिए कि यहां से मैं क्या कर सकता हूं। और वो प्रिडिक्शन दो तरह से होती है। पहली तरह से तो प्रिडिक्शन होती है पीवाईक्यू से कि क्या अब तक पूछा गया है, और दूसरी तरह से प्रिडिक्शन होती है क्या पूछा जाने वाला है, जो फ्यूचर की हम क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी सीरीज में, हजार के प्रहार में, हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे अपने मन में। पहला बात कि सोर्स क्या होगा, ये सोर्स किस चीज का है, किताबों का सोर्स है, नहीं, किताबों का सोर्स ये नहीं है। एग्जाम पेपर का सोर्स क्या है, हमें उसको देखना है। मतलब किताब आप पढ़ चुके हो, अगर आपने हजार का प्रहार सीरीज लिया आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि एग्जाम पेपर कहाँ से बन रहा है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर उठा रहा है वो कहाँ से उठा रहा है, तो ये मुझे सोर्स पता करना होगा उसका। दूसरा क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, मुझे ये पता करना होगा। अगर मुझे ये नहीं पता है एग्जाम का सोर्स क्या है, तब मैं हाथ पैर चला रहा हूँ हवा में। अगर मुझे क्वेश्चन का नेचर नहीं पता है तब भी मैं हाथ पैर हवा में चला रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी सोल्व कर रहा हूँ। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन का नेचर अब तक कैसा था और आने में क्या आ सकता है, इन फ्यूचर क्या हो सकती है। फिर हमें देखना है कि डेप्थ क्या रहेगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस लेवल पर जाकर डीप हो सकता है, कितना नीचे जा सकता है। और चौथा हमें पता करना है कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। इसी के साथ इसी समय चलते हुए हमें अपनी कमियां भी देखनी है कि मेरी कमियां क्या हैं। इस पूरी सीरीज में मेरा दायित्व एक चीज पर है कि आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, और आइडेंटिफाई होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी जो इशू थे, मेरी जो चैलेंजेस थे वो कहाँ कहाँ आ रहे थे। अब देखो, जब आप इस पूरे के पूरे पैटर्न को, एनालिसिस को देखते हो तो समझिए जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, वो इस संख्या में है। लगभग 550 क्वेश्चन है जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। उसके बाद वो 550 के 550 क्वेश्चन, लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से हो रहे थे, और 30% के आसपास क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से नहीं हो रहे हैं, जो एनसीईआरटी से बाहर है। तो हमारा पहला डाउट क्या था, हमारा पहला क्या क्वेश्चन ये था कि मुझे ये पता करना होगा कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है। किताबों का सोर्स तो मुझे पता है, मुझे क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पेपर कहां से सेट हो रहा है उसका सोर्स पता करना होगा। तो एनसीईआरटी के कितने हो गए 71%, और एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन कितने हो गए 30%। अब आप क्या कहोगे कि आप तो ये बोलते हो कि एनसीईआरटी तो हमेशा पढ़नी चाहिए, तो 30% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बाहर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। मेरे तो सारी मतलब जो एनसीईआरटी पढ़ने की मेहनत थी वो चली गई पानी में, वो कहां से पढ़ना है। यही आपका जो लूप होल है वो है, यही आपका वो पॉइंट है जहां से आपको ध्यान देना है। देखो, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एनसीईआरटी से कहां आ रहे थे, हमें एक और क्वेश्चन का आंसर देना था। और वो क्वेश्चन का आंसर क्या था कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, अब तक कैसा आया है। तो अब तक जितने भी, अब 5 से 6 तरह के टाइप होता है क्वेश्चन के, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कैसे डील करना है। देखो, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के आए हैं उसमें एग्जामिनर ने एक ट्रिक यूज करी है। वो ट्रिक क्या यूज की है कि उसने या तो ओल्ड एनसीईआरटी का यूज किया, ओल्ड एनसीईआरटी जैसे बिपिन चंद्रा की हो गई किताब, उसको यूज किया है, या उस टॉपिक की स्टैंडर्ड किताबें जो हैं उनको यूज किया है। अब ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं, बिपिन चंद्रा से क्वेश्चन आए हैं, या आर एस शर्मा से, जब भी एग्जामिनर एग्जाम बनाने के लिए बैठा था उसके सामने ये किताबें रखी हुई थी जब उसने आपका पेपर बनाया,
उसके सामने बिपिन चंद्रा रखी हुई थी, उसके सामने उपेंद्र सिंह रखा हुआ था। जब उसने औपनिवेशिक प्रशासन के क्वेश्चन बनाया, उसके सामने बिपिन चंद्रा रखी हुई थी मॉडर्न इंडिया की, और उसके पास कुछ शेखर बंदोपाध्याय की किताबें रखी होगी। यहाँ से हमें ये डेटा एक्जैक्टली इसलिए मिल पाया क्योंकि हमारे पास पहली बात तो ये सारी की सारी किताबें थी, और हमने एक एक क्वेश्चन को देख के ये समझने की कोशिश की कि वो पेज नंबर मुझे चाहिए जिस पेज नंबर पर एग्जैक्टली वही डिटेल लिखी हो जो एग्जाम में आई है। तो ये वो सब किताबें हैं जहां से वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे। तो हमने अपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि जो किताबें हैं वो सोर्स के लिए तो ठीक है, एग्जाम पेपर कहां से सेट हो रहा है वो मुझे पता लग गया। जब मुझे ये पता लग गया लेट मी हाँ जब मुझे ये पता लग गया कि एग्जामिनर किन सोर्स बुक का इस्तेमाल कर रहा है पेपर बनाने में, उसके पास कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं, अब मेरा आइडिया क्या रहेगा कि मुझे उन सोर्स बुक को पकड़ना है, उन सोर्स बुक को सोल्व करना है, पढ़ना है, उनके क्वेश्चन सोल्व करना है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन बिपिन चंद्रा की किताब वो किताब है जो यूपीएससी के लिए भी यूज की जाती है। अगर आप बिपिन चंद्रा को पढ़ने के लिए बैठ जाओगे 5 नंबर के लिए और यूपीएससी में उसका आ रहा है 250 नंबर का पेपर, तो क्या आप अपने साथ न्याय कर रहे हो? शायद कर रहे होंगे क्योंकि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, पर लेखपाल में तो 5 नंबर का है, तो मुझे 5 नंबर के हिसाब से पढ़नी है लेखपाल में। इसलिए क्या है, इसलिए सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मुझे बिपिन चंद्रा पढ़नी तो है, पर बिपिन चंद्रा का कौन सा हिस्सा पढ़ना है अगर आप खुद से करने जाओगे कभी नहीं पता लग पाएगा। 4-5 साल तो आप यहीं पे खराब कर दोगे अपने, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इस पूरे प्रोसेस से लेके जा रहा हूं आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरा कि क्वेश्चन की डेप्थ क्या है। अब ये क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मुझे पता किससे लगेगा, क्वेश्चन की डेप्थ से। अब मैं आता हूं क्वेश्चन की डेप्थ पे। क्वेश्चन की डेप्थ आप देखिए कितने क्वेश्चन है, अधिकतर जो क्वेश्चन है उससे पहले देखो, क्वेश्चन की डेप्थ से समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। ये क्वेश्चन के टाइप है। पहला क्वेश्चन होता है सिंपल एमसीक्यू, इसमें एक स्टेटमेंट होता है, उसके बाद आपके पास 4 विकल्प होते हैं। इस 4 विकल्प में से आपको इसको तुलना करके बताना होता है कि क्या सही है। अधिकतर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के ऐसे ही आते हैं, लगभग 95%, में एक्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं है मुझको, 97% क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक जो पूछा, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की 97% क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मेमोरी की टेस्टिंग होती है कि आपकी मेमोरी ठीक है या नहीं। आप बहुत ध्यान से सुनना जो ये बता रहा हूं मैं आगे वाले पॉइंट। आपकी मेमोरी अगर ठीक है तो आप इस वाले क्वेश्चन को ठीक कर दोगे, मेमोरी खराब है तो इस वाले क्वेश्चन को आप ठीक नहीं कर पाओगे। उसके बाद दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये स्टेटमेंट होता है मल्टी स्टेटमेंट। इसमें आप ये क्रोनोलॉजिकल टाइप वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकली सेट करना होता है। 2-3-4 इवेंट रहेंगे, उन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली सेट करना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं, क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन 0.4% आए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो 0.4% है ये अभी हाल फिलहाल में ही बना है, यानी यूपी ट्रिपल एससी ने हाल फिलहाल में ही इन क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन किया है। तो ये भी आपको समझ में आएगा कि इससे मुझे क्रोनोलॉजिकल डेप्थ समझ में आ रही है, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, किसके बाद क्या हुआ था, किससे पहले क्या हुआ था, ठीक है। पहले क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि भाई ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव कब पास किया था। आपको पता लगा कि मुझे किस समय ये पास किया गया था, तो आपको एक फैक्ट पता लगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आपको प्रिपरेशन करने की ऐसी टेक्निक में देने वाला हूं कि उसके बाद आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मुझे इस चीज की तैयारी करने में कोई दिक्कत आ रही है। इस क्वेश्चन ने आपको फैक्ट बता दिया, उसके बाद इस क्वेश्चन ने क्या बताया, उस फैक्ट के आगे और पीछे जो हुआ था इस क्वेश्चन ने आपको वो बता दिया कि भाई क्रोनोलॉजिकली सेट करो, 3-4 इवेंट है, बताओ इसके बाद कौन आया था, इस फैक्ट की वजह से क्या हुआ। और इससे देखो, कोई घटना किसी वजह से होती है ना, आग लगी तो आग लगने से पहले क्या हुआ, किसी ने माचिस जलाई होगी, और माचिस आग लगने के बाद क्या होगा कि राख बनेगी। तो अगर मैं आग लगने पे देखूं तो किस वजह से ये आग लगी और इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मुझे चीजों को समझ में आएगी। इसी तरह जब कोई फैक्ट पूछा है और फैक्ट को क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में पूछ लिया तो उस फैक्ट से पहले कौन से वाला फैक्ट आया था और उस फैक्ट के बाद कौन से वाला फैक्ट आएगा, ये आपका डाउट इस तरह के क्वेश्चन में सोल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन तब डाले जाते हैं जब आपकी डेप्थ कितनी है उस टॉपिक की, ये आपको एग्जामिनर को टेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ थर्ड चीज, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो आपको कुछ कहेगा और ये आपको स्टेटमेंट दे देगा, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको चूज करना होगा कि इसमें से क्या सही है क्या नहीं। तो इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस ये है कि पहले आपको फैक्ट बताया गया, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में फैक्ट के आगे का एक फैक्ट और फैक्ट के पीछे का एक फैक्ट से आपको जोड़ दिया गया। मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपकी फैक्ट की डेप्थ दी जाती है कि कितनी डेप्थ पे आप उस फैक्ट को समझ पाए हो, पकड़ पाए हो। नाउ उसके बाद आता है मैच द एबी वाली चीजें। मैच द एबी वाली चीजों में बेसिकली क्या होता है कि आपको फैक्ट पता ही है, फैक्ट के आगे पीछे की चीजें किसने बता दी, क्रोनोलॉजी ने, और फैक्ट की डेप्थ किसने दे दी आपको, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ने। मैच द एबी क्या करता है कि आप फैक्ट नंबर 1 वर्सेस फैक्ट नंबर 2 वर्सेस फैक्ट नंबर 3 में कंफ्यूज तो नहीं हो, ये आपकी कंफ्यूजन चेक करता है, ये वाला क्वेश्चन टाइप। और उसके बाद आता है 5th नंबर का क्वेश्चन जिसमें हम देखते हैं कारण और रीजन। इसमें एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट के बाद उसका एक रीजन बताएगा कि ये स्टेटमेंट इस वजह से हुआ है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपका जो फैक्ट है वो क्यों हुआ, व्हाई, ये पूछ लिया जाता है। सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर जो स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन हैं वहां तक एग्जामिनर अलग अलग पैमाने से आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करता है।
अब ये कैसे होता है? सरल एमसीक्यू अब तक 97% आते रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट वाले 1.5 हैं, मैच द ए लिस्ट वाले 0.7% है और कालक्रम वाले 0.4% है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 97% जो आपको दिख रहा है इसमें वो भी क्वेश्चन पेपर शामिल थे जो बहुत पहले आए थे। जो नए वाला पैटर्न है उसमें ये तीन चीजें धीरे 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 करके बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अभी हम एक टॉपिक को अगर मैं समझूं, तो एक टॉपिक को अगर मैं इन 4 एंगल से पढ़ूं, अगर एक टॉपिक है, लेट जस्ट से कि टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को इसलिए भी पढ़ूं कि टॉपिक में क्या लिखा है, मैंने पढ़ लिया। इस टॉपिक ने क्या चीज आगे बढ़ाई, मैं वो पढ़ूं। इस टॉपिक ने क्या चीज पीछे छोड़ दी थी, मैं उसको पढ़ूं। इस टॉपिक की डेप्थ कितनी है, मैं वो पढ़ूं। और इस टॉपिक का रीजन क्या है, ये क्यों हुआ, मैं उसको पढ़ लूं। और इसने कैसी चीजों को आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें तो मेरे समझ में आ जाएंगी एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद। तो ये वो एंगल्स हैं जहां पे हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है। और देखो, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से 1% की मेहनत नहीं करी। मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड पेपर के सेटिंग के पैमाने होते हैं उनको समझा और बस मेरा काम हो गया। तो अब यहां से मैं 2 चीजें समझ पाया हूं। पहली चीज का तो मेरा आंसर ये मिला कि जो सोर्सेज हैं कमीशन के, वो क्या क्या हैं, वो मुझे समझ में आ गए। मुझे समझ में आया कि सोर्सेज सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं है, एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ किताब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा मुझे समझ में आया कि जो मुझे डेप्थ बनानी है टॉपिक की, वो कुछ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, कुछ पैटर्न चेंज होने वाले हैं, मुझे उसके हिसाब से अपनी डेप्थ को बनाना है। ये भी बात समझ में आ गई आपको, टॉपिक की डेप्थ। अब आपको सिंपली करना क्या है, बहुत साधारण सी चीज बताने वाला हूं आपको। आपको सिंपली ये करना है, अपना सिलेबस देखो, जो कि आपके लिए मैं देखूंगा। उस सिलेबस के हिसाब से जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है उसको लिस्ट डाउन करो, जो कि मैं आपके लिए करूंगा। उस लिस्ट डाउन के बाद जो भी आपके पास डेप्थ हो सकती है, उस डेप्थ पे जाके क्वेश्चन को जनरेट करो, जो कि मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये सारी चीज करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे, तब एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा जो आपके सिलेबस से आया है और वो आउट ऑफ द माइंड जा रहा है आपके। इसके लिए, इस पूरे पैटर्न को करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा मल्टीपल एंगल से उस क्वेश्चन का विवेचन। क्यों हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, और सिलेबस में रह के ये सब करना है। देखो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर आते हैं 70%, तो जाओ एनसीईआरटी पढ़ लो, सब पढ़ लो। उसके बाद विपिन चंद्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके सब विपिन चंद्र पढ़ सकते हो, तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम विपिन चंद्र पढ़ने बैठ गए और हमने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो हमारा काम था टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज चलने का, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमको सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट पढ़ना है। अगर आप सिलेक्शन करने खुद से बैठोगे तो आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपका 1 साल का समय बचा रहे हैं, जो जो हमने खुद से किया है उसको आपको शेयर करके, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये पूरी स्ट्रेटेजी से मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे आप चीजों को हैंडल करोगे और कैसे हम इस टेस्ट सीरीज को आगे लेके जाएंगे। हम टेस्ट सीरीज में जो भी चीजें देंगे आपको, जो भी टेस्ट देंगे, उसके पीछे यही एक एंगल होगा। लेकिन इससे पहले कि आप टेस्ट को देना शुरू करें, इससे पहले कि आप टेस्ट को समझना शुरू करें, मैं आपसे एक चीज चाहता हूं। वो चीज क्या है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए। अब आपकी प्रॉब्लम, आप जितने भी लोग हैं, आप सब में से किसी भी की प्रॉब्लम 5 तरह की होगी। पहली प्रॉब्लम क्या होगी आप में से किसी की, कि मुझे फैक्ट याद नहीं रहते, मुझे फैक्ट याद नहीं रह रहे हैं, ये प्रॉब्लम होगी या तो आपकी। दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये क्या होगी कि मैं फैक्ट्स को लिंक नहीं कर पा रहा हूं दूसरे फैक्ट के साथ, कि इसके बाद क्या हुआ, ये प्रॉब्लम होगी। तीसरी आपकी समस्या की हद से ये हो सकती है कि मुझे फैक्ट याद है, मैं फैक्ट को लिंक कर पा रहा हूं, पर मैं प्रेशर में आ जा रहा हूं और प्रेशर में आके मैं क्वेश्चन को गलत कर देता हूं। ये प्रॉब्लम आपकी होगी। फोर्थ प्रॉब्लम आपकी जो हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आपकी से अलग भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अधिकतर की यही प्रॉब्लम होगी। फोर्थ प्रॉब्लम जो आपकी हो सकती है वो ये है कि ठीक है, मुझे फैक्ट भी याद है, मैं प्रेशर में भी नहीं आता, और मैं अपने आप को एक लिंकेज की तरफ भी देके जा पा रहा हूं। लेकिन जब भी कंपेयर करने की बात आती है किसी फैक्ट को किसी से, तो उसका मैं रीजन नहीं ढूंढ पाता कि क्या वो चीज उसी वजह से हुई थी जो अभिकथन कथन वाले क्वेश्चन है। और पांचवा, सबसे नॉर्मली सब में देखने को मिलता है कि मैं सब कुछ याद है मुझे, लेकिन एंड टाइम पे मैं भूल जाऊंगा। मुझे सब कुछ आता है पर मैं एंड टाइम पे भूल रहा हूँ। इन सब के सब फैक्ट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका हो जाएगा जब आप ये वाले क्वेश्चन करोगे। अब होगा क्या, जब आप इस टेस्ट सीरीज को दोगे तो एक टॉपिक पे आपके लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि एक टॉपिक पे नहीं, एक नंबर पे आपके 100 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, और जिसके एक उसके अंदर जितने भी टॉपिक होंगे हम उसको एनालाइज करके आपको अलग अलग पैटर्न से अलग अलग तरीके से समझा के देंगे। मैंने आपको इतना कुछ समझाया, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो भी अब आपको मिलेगा उसमें मल्टीपल लेयर्ड और मल्टीपल वे से उस चीज को एनालिसिस हमने किया हुआ होगा। अभी आपके टेस्ट लेने से पहले आप इनमें से किस कैटेगरी पे फॉल करते हो, मुझे ये जानना है, और मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ उसको जानने का। मैं कैसे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नीचे, इस वीडियो के नीचे या जहां पर भी हो सकता है, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड आप उस पीडीएफ को कर पाओगे। उसमें क्वेश्चन है 30 से 40, और वो क्वेश्चन किसके बारे में है, वो 1905 से लेके 1920 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं सिर्फ 15 साल की भारत के इतिहास में, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है 40। लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन है ये अलग अलग एंगल से हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए है। आप इस क्वेश्चन पेपर को देने के बाद मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना टेलीग्राम पे,
और उसके बाद मैं आपको, और मुझे मतलब शेयर तो आप इसलिए करोगे क्योंकि मैं आपको देख लूँ कि आपने हाँ सच में मेहनत करी है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस वजह से परेशान हो रहा था, मुझे किस टॉपिक पे इशू आता है। ये 15 के 15 सॉरी 40 के 40 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन टाइप के होंगे। अब देखो मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन टाइप आता है सिंपल एमसीक्यू ज्यादातर यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन फिर भी जो आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे उसमें बहुकथन के प्रश्न भी होंगे, मिलान वाले प्रश्न भी होंगे और कालक्रम वाले प्रश्न भी होंगे, क्योंकि ये 0% नहीं है। समझो बात को, ये कुछ ना कुछ परसेंटेज में है और ये भविष्य में बढ़ेगा ही। जो लोग लेखपाल की तैयारी सिंपल एमसीक्यू के हिसाब से करेंगे उनको सरप्राइज होगा, लेकिन आपको किसी भी एंगल से सरप्राइज नहीं होगा। तो आपका ये भी सरप्राइज खत्म होगा, और सेकंडली आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉन्सेप्ट की लिंकिंग में, ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके नंबर ज्यादा अच्छे आए किसमें, सिंपल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, तो मैं समझ जाऊंगा। देखो अगर आपके नंबर ज्यादा अच्छे हैं सिंपल एमसीक्यू में, तो आपको अपनी समस्या समझ में आएगी, ठीक है मुझे फैक्ट याद रहते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आई तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, ठीक है मैं लिंक नहीं कर पा रहा। मिलान वाले क्वेश्चन में आई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। कार्यक्रम वाले क्वेश्चन में आई मैं दो इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली सेट नहीं कर पा रहा। ये आपकी प्रॉब्लम्स होगी, बस क्या है उसके बाद जो टेस्ट होंगे उसमें इन सभी पैटर्न को मिला के हमने क्वेश्चन बनाए हैं। आपको उस वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जो जद्दोजहद मैंने आपके लिए की है, इसको करने में जितने भी एफर्ट लगे हैं वो सार्थक हो जाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। तो आज आपको इस 40 पेज की पीडीएफ को सोल्व करना है। जब आप इस पीडीएफ को सोल्व करोगे जितनी जल्दी हो सकोगे करते, और दोबारा अटेम्प्ट मत करना। ये मत सोचना कि मैं ज्यादा अच्छे नंबर बता दूंगा तो मेरी इमेज बनेगी। अगर आपकी 0 नंबर है तो 0 ही बताना, क्योंकि मेरे सामने इमेज बना के क्या ही मिलेगा भाई, मैं भी आपके जैसे ही तो इंसान हूं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम अभी डायग्नोज हो गई तो एग्जाम में आपको कोई बीमारी नहीं होगी, एग्जाम में आप एक्जैक्टली क्लियर करके जाओगे इस एग्जाम को, ठीक है। तो ये बहुत जो भी टेस्ट सीरीज है ये पूरी वही है जो आपको एग्जाम में क्रैक कराएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ भी गलती ना करें। जो भी आपको टेस्ट मिलेगा उसको ईमानदारी से देना है, बिना किसी सोर्स को देखे हुए देना है। सोर्स की देखो सब कुछ मैंने अपने ऊपर चिंता ले ली है आपकी, बस आपको एक चीज करनी है वो है मेहनत। और वो मेहनत अगर आप करते रहोगे तो सिलेक्शन बहुत ईजी है लेखपाल में लेना, और हो जाएगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहना, मेहनत अगर मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना।